तो जो पहला है मतलब राउंड 2 में जो जिसे इसमें क्या है ना, राउंड 2 में ये उद्देश्य और रूब्रिक आयाम दे रखे हैं। तो बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के दूसरे राउंड में आपका स्वागत है। इस राउंड में कोच या मेंटर के मार्गदर्शन से अपने बिजनेस को अगले स्तर तक ले जाना है ताकि वे नए नए इन्वेस्टर्स और भागीदारों के लिए आकर्षक बन सके। राउंड 2 लगभग 1000 बिजनेस आइडिया के साथ शुरू हो रहा है। 6 से 8 सप्ताह के समय में इनमें से लगभग 100 से 150 आइडिया जो सबसे अधिक प्रभावशाली होंगे, निवेश के लिए आकर्षक होंगे, उनको इन्वेस्टमेंट समिट के फिजिकल एक्सपो के लिए चुना जाएगा। हम आशा करते हैं कि सभी निवेश लायक बिजनेस को ऑनलाइन एक्सपो में प्रदर्शित किया जा सके, जहां कोई सीमा नहीं है। अगले कुछ हफ्तों के दौरान आप अपने बिजनेस को बेहतर, मजबूत और लंबी अवधि में सफल बनाने के लिए आप उसके अलग अलग पहलुओं पर काम करेंगे। आपके लिए 7 वर्कशीट बनाई गई हैं जो आपको अपने बिजनेस के प्रमुख आयामों को मजबूत करने में और उसको इन्वेस्टर्स को पिच करने में आपका मार्गदर्शन करेंगी। नोट: पहले अपने वर्तमान बिजनेस में प्रत्येक आयाम का आकलन करें और देखें कि कहाँ बड़े सुधार की आवश्यकता है। आप किसी भी क्रम में सुधारों को लागू कर सकते हैं और कई सुधारों को एक साथ भी काम कर सकते हैं। तो जैसे कि बिजनेस आइडिया, पिचिंग, विकास योजना, प्रॉफिटेबल संचालन, ग्राहकों की प्राप्ति, टारगेट ग्रुप और मार्केटिंग और टीम। ये हमारे 7 वर्कशीट्स हैं। आगे इसमें देखते हैं कि तो इन 7 ये वर्कशीट्स होंगी, इन पर काम कर तो इन 7 ये वर्कशीट्स होंगी, इन पर काम करना है। तो पहला है बिजनेस आइडिया। अपने टारगेट ग्रुप के लिए वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस आइडिया को मजबूत करने के लिए। आपका बिजनेस आइडिया तो कोई मौजूदा समस्याओं को समाधान कर रहा है या आपके ग्राहकों की कुछ ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। वे निम्न 3 श्रेणियों में हो सकता है। पहला, एक नया प्रोडक्ट या नई सर्विस। आप या तो अपने ग्राहकों के लिए एक पूरी तरह से नया प्रोडक्ट या सर्विस ला रहे हैं या आप मौजूदा प्रोडक्ट या सर्विस को पूरी तरह से नए तरीके या दृष्टिकोण में बेच रहे हैं। उदाहरण के लिए बीजों से बने हेल्थ ड्रिंक, बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग और ऑनलाइन सेवा, सिलाई सेवा या इलेक्ट्रॉनिक फैशन गैजेट्स। मौजूदा प्रोडक्ट सर्विस में सुधार। अपने ग्राहकों के लिए मौजूदा प्रोडक्ट या सेवाओं में अधिक वैल्यू देने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। उदाहरण, जड़ी बूटियों बनी को मिलाकर बनी खाद, पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अपग्रेड, स्वस्थ भोजन टिफिन सेवा, घर पर कार की डीप क्लीनिंग सेवा, झटपट पहनने वाली साड़ियाँ या रिफर्बिश्ड फ़ोन। तीसरा, मौजूदा प्रोडक्ट या सर्विस के समान। आपका प्रोडक्ट सर्विस प्रत्यक्ष मौजूदा प्रोडक्ट या सर्विस के जैसे है, उनके साथ साथ दाम या क्वालिटी पर सीधे टक्कर लेना चाहते हैं। उदाहरण, कम खर्च वाले सोलर बैंक, बाइक के लिए एयर फिल्टर, टाई और डाई दुपट्टा, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, सजावट, गहने इत्यादि। ऊपर दिए हुए में से किस श्रेणी में आपका बिजनेस आइडिया आता है, उसके अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर तलाशें और अपने बिजनेस आइडिया को और मजबूत बनाने पर काम करें ताकि आप अंततः अपने टारगेट ग्रुप को अधिक से अधिक वैल्यू दे सकें। तो अपने मार्गदर्शन प्रश्न: अपने प्रोडक्ट का वैल्यू प्रोपोजिशन। पहला, मौजूदा ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए क्यों तैयार है? आपके प्रोडक्ट सर्विस के कौन से पहलू आपके ग्राहकों को किस प्रकार का लाभ दे रहे हैं? दूसरा प्रश्न है कि आप इस लाभ को ये पहला क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है इसको पॉज करके सोचें। दूसरा प्रश्न है, आप इस लाभ को कैसे बढ़ा सकते हैं? उदाहरण के लिए आप अपने ग्राहकों को और क्या दे सकते हैं जिससे उन्हें और फायदा हो, या यह आपके प्रोडक्ट या सर्विस की सुविधाओं या कीमत या आपकी बिक्री के पहले की या बिक्री के बाद की सुविधाओं के बारे में हो सकता है। मतलब आप इसको सेल सर्विस के बारे में भी देख सकते हैं कि कैसे सेल जो होती है ना, सेल आफ्टर सेल सर्विस या बिफोर सेल सर्विस, या किस तरीके से उसको और बढ़ा सकते हैं, फ़ायदा दे सकते हैं। इसको भी पॉज करके सोचें। ये प्रश्न आपको उन लाभों को समझने में मदद करेंगे जो ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस में देखते हैं। इससे आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस का वैल्यू प्रोपोजिशन बढ़ाने में मदद मिलेगी। नकल करने वालों से सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा। आपके प्रोडक्ट या सर्विस के वैल्यू प्रोपोजिशन को दूसरों के द्वारा कैसे कॉपी किया जा सकता है? सेकंड क्वेश्चन, आप कॉम्पिटिटर्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विस की अनूठी विशेषताओं को कॉपी डुप्लीकेट करने से कैसे रोक सकते हैं? क्या ये इस लायक है? दोनों प्रश्नों पर विचार करना है। तीसरा, क्या आप किसी मौजूदा प्रोडक्ट या सर्विस की अनूठी विशेषताओं को कॉपी या डुप्लीकेट कर रहे हैं? क्या इसकी कानूनी अनुमति है आपके पास?
ये प्रश्न आपको ये तय करने में मदद करेंगे कि आपको नकल करने वालों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है या नहीं, और क्या किसी पेटेंट या ट्रेडमार्क का पता लगाने की आवश्यकता है। साथ ही आपका प्रोडक्ट या सर्विस कानूनी रूप से सुरक्षित है या नहीं। रूब्रिक क्राइटेरिया, बिजनेस आइडिया, दिए गए वैल्यू प्रपोजिशन के लिए खरीदने को तैयार ग्राहक, नवाचार वैल्यू, नकल करने वालों से सुरक्षा, कॉम्पिटिटर्स के लिए बधाई, अपनी बिजनेस कैटेगरी में टॉप एक्स प्लेयर बनने की संभावना। सेकंड जो इसकी वर्कशीट है या जो भी है इसका आगे का, टारगेट ग्रुप और मार्केटिंग, जिन तक पहुंचा जा सके उन टारगेट ग्रुप के साइज और व्यवहार की गहरी समझ, प्रभावी मार्केटिंग मैसेज, ब्रांड निर्माण। इस वर्कशीट में आप ये पता लगाएंगे कि आपके टारगेट ग्रुप कौन है और आप उन तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस कैसे पहुंचा सकते हैं। आपके प्रोडक्ट सर्विस खरीदने में कई अलग अलग टारगेट ग्रुप की रुचि हो सकती है। इन टारगेट ग्रुपों में कुछ समान प्रकार के लोग शामिल हो सकते हैं या वे समान विशेषताएं वाली दुकानें या संगठन भी हो सकते हैं। आप जिन जिन टारगेट ग्रुप को बेचना चाहते हैं उनकी गहरी समझ विकसित करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अपने टारगेट ग्रुपों को बेहतर ढंग से समझकर आप उनको आकर्षित करने के लिए उपयुक्त मार्केटिंग मैसेज तैयार कर सकते हैं। उन तक पहुंचने के लिए मदद रूप मार्केटिंग चैनलों का पता लगा सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपके ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्या पसंद या क्या नापसंद करते हैं। अपने ग्राहकों से उनका सच्चा फीडबैक प्राप्त करने के लिए सीधे और खुले तौर पर बात करना महत्वपूर्ण है। इससे आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ग्राहकों के लिए आपको रिपीट ऑर्डर देने के लिए आपके कस्टमर सर्विस और संबंध निभाना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने ग्राहकों या संभावित ग्राहकों के साथ अपने सभी संचारों में मुस्कान के साथ सेवा का भाव और जवाबदेही का प्रदर्शन करना अति आवश्यक है। अपने मौजूदा ग्राहक आपके लिए अधिक ग्राहकों को खोजने का सबसे मजबूत साधन है। यदि आपके ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस को पसंद करते हैं तो वे अपने अनुभव अन्य संभावित ग्राहकों के साथ जरूर शेयर करेंगे। उन ग्राहकों के वर्ड ऑफ माउथ का लाभ उठाने के लिए अपने ब्रांड के लिए एक बढ़िया नाम और एक आकर्षक अट्रैक्टिव लोगो बहुत आवश्यक है। यह आपको ग्राहकों के लिए आपके प्रोडक्ट या सर्विस को याद रखने में, दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा करने में और सभी ग्राहकों को आपके ब्रांड के प्रति वफादारी विकसित करने में सहायता करते हैं। मार्गदर्शन प्रश्न यानी एक तरह से गाइडिंग क्वेश्चंस। टारगेट ग्रुप, उन सभी अलग अलग टारगेट ग्रुपों की सूची बनाएं जिनको आपके प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने में रुचि हो सकती है। पॉज करके सोच सकते हैं आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक टारगेट ग्रुप के लिए कुछ विशेषताओं को विस्तार से लिखें, जैसे कि कोई विशेषता वाला समूह या सोशियो इकोनॉमिक वर्ग, उनकी कोई विशेष पसंद या कोई पसंदीदा संचार। तीसरा प्रश्न है, इनमें से प्रत्येक टारगेट ग्रुप कितना बड़ा है, इनमें से कौन सा टारगेट ग्रुप और एक अच्छा फिट है और आप निकट भविष्य में वास्तव में उन तक पहुंच सकते हैं। ये प्रश्न आपके सभी टारगेट ग्रुपों और उनकी प्राथमिकताओं को समझने में मदद करेंगे। अपने टारगेट ग्रुपों के साथ संचार यानी कम्युनिकेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, कंपटीशन के रहते हुए वर्तमान स्थिति में आप प्रत्येक टारगेट ग्रुप से कैसे अपील करोगे, उन्हें आकर्षित करने के लिए आप किस संदेश का प्रयोग करोगे। पांचवा प्रश्न है, प्रत्येक टारगेट ग्रुप तक पहुंचने के लिए कम लागत वाली प्रभावी मार्केटिंग चैनल क्या होगी। ये प्रश्न आपको ये समझने में मदद करेंगे कि अपने टारगेट ग्रुपों के साथ कैसे संवाद करें। अपने ग्राहक की गहरी समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग। पहला प्रश्न है, आप अपने ग्राहकों से फीडबैक कैसे मांग रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, आपने उनके फीडबैक को अपने प्रोडक्ट या सर्विस में कैसे शामिल किया। ये प्रश्न आपको अपने ग्राहकों के साथ संबंध बनाने और उनका अमूल्य फीडबैक अपने प्रोडक्ट या सर्विस में शामिल करने के लिए मदद करेंगे। एक मजबूत ब्रांड और ब्रांड वफादारी का निर्माण। ग्राहक अन्य सभी ब्रांडों के बीच अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे ढूंढेंगे। क्या आपके ब्रांड का नाम और ब्रांड लोगो दोनों आसानी से पहचाने जा सकते हैं। क्या वे आपकी सभी टारगेट ग्रुपों को आकर्षित कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, क्या आपको ब्रांड के नाम से अलग प्रोडक्ट या सर्विस का नाम भी चाहिए। क्या आपको ब्रांड के नाम से अलग प्रोडक्ट या सर्विस का नाम भी चाहिए। क्या वही प्रोडक्ट नाम आपके सभी टारगेट ग्रुपों को बेचने के लिए काम करता है, या क्या आपको प्रत्येक टारगेट ग्रुप के लिए अलग प्रोडक्ट नाम की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न है, अपने ग्राहकों के साथ एक रिश्ता बनाने में क्या बात आपकी मदद करेगी। ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस पर वापस क्यों आते रहेंगे और कंपटीशन ब्रांडों का उपयोग क्यों नहीं करेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्नों के जवाब देने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप एक मजबूत ब्रांड
बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट सर्विस के लिए मार्केट में अपना नाम कैसे स्थापित कर सकते हैं। टारगेट ग्रुप ऑफ मार्केटिंग, इसका रूब्रिक क्राइटेरिया है साइज ऑफ सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट, यानी सर्विस योग्य और हासिल कर सको उस मार्केट का साइज। दूसरा पॉइंट है मार्केट कम्युनिकेशन की स्पष्टता और प्रभावशीलता, यानी वर्तमान और भविष्य दोनों में मार्केट में की कॉम्पिटिशन स्थिति। तीसरा है ब्रांड का विकास, यानी ब्रांड डेवलपमेंट। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है ग्राहकों की प्राप्ति, सेल्स चैनल, ग्राहक प्राप्त करने की लागत, ग्राहक की आजीवन वैल्यू, ग्राहक की रिटेंशन लागत। इस वर्कशीट में हम ये पता लगाएंगे कि नए ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए आपके बिजनेस के लिए कौन से सेल्स चैनल उपयुक्त हैं, आप उन ग्राहकों को कैसे रिटेन कर सकते हैं, और ये सब करने के लिए आपको क्या लागत पड़ेगी और क्या फ़ायदा होगा। आपने सभी टारगेट ग्रुपों के बारे में आपकी समझ बहुत स्पष्ट हो सकती है। मान लो कि आपके टारगेट ग्रुपों और प्रोडक्ट सर्विस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और पैसा खर्च करने को तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे वास्तव में खरीदेंगे, आपको उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने का निर्णय लेने के लिए राजी करना होगा और खरीदी की लेन देन को पूरा करने में भी उनकी मदद करनी होगी। आपने ग्राहकों को प्राप्त करने में जितना प्रयास और पैसा खर्च करते हैं उसे ग्राहक प्राप्त करने की लागत कहते हैं। इसके अलावा आपको अपने ग्राहकों को और आपके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए उनके निर्णय के बारे में अच्छा महसूस कराने की भी आवश्यकता होगी, ताकि वे आपके पास से फिर से खरीद सकें या कम से कम दूसरों को अपने अनुभव के बारे में बता सकें, जिसे वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, यानी एडवर्टीजमेंट, जैसे जियो का करा था लोगों ने। यह आपके सेल्स चैनलों पर आधारित होगा। सेल्स चैनलों के उदाहरण हैं मैनुअल है, 1-on-1 सेल्स के विभिन्न तरीके, जैसे स्टॉल, दुकानें, घर जाना, दुकानों या वितरकों के माध्यम से इनडायरेक्ट सेल्स, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स साइट्स या खुद की वेबसाइट के जरिए सीधे ऑनलाइन सेल्स। कुछ चैनल रिपीट ऑर्डर या बल्क ऑर्डर के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जबकि कुछ चैनल्स सब्सक्रिप्शन के लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। ग्राहक की आजीवन वैल्यू वह कुल रेवेन्यू है जो आप किसी ग्राहक से उसके पूरे जीवन काल में सभी प्रकार के सेल्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक अगरबत्ती बेच रहे हैं और आप अपेक्षा करते हैं कि एक ग्राहक 60 महीने में हर महीने आपसे एक पैकेट खरीदेगा और हर पैकेट की कीमत 50 रुपये है, तो 60 गुणा 50 3000 रुपये इस ग्राहक की आजीवन वैल्यू है। आप ग्राहक प्राप्ति पर खर्च कितना खर्च करने का निर्णय लेते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस ग्राहक के संभावित रूप से कितनी आजीवन वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी एक ग्राहक को आपकी पेंटिंग खरीदने के लिए राजी करना आसान हो सकता है, लेकिन वह ग्राहक को आप केवल कुछ पेंटिंग ही बेच पाएंगे। दूसरी ओर किसी कला स्टोर को अपने चित्रों का प्रदर्शित करने के लिए राजी करना बहुत कठिन हो सकता है, हालांकि वहाँ से लंबे समय के लिए रिपीट ऑर्डर आ सकते हैं। उच्च आजीवन वैल्यू वाले ग्राहकों के लिए उन्हें रिटेन करने की अच्छी कस्टमर सर्विस देना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा ग्राहकों को हासिल करने के बाद आप जो प्रयास और पैसा खर्च करते हैं उसे ग्राहक रिटेंशन की लागत कहते हैं। अब इसके मार्गदर्शक प्रश्न, सेल्स चैनल और ग्राहक प्राप्त करने की लागत। पहला प्रश्न है, ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए आपके बिजनेस के लिए सबसे उपयुक्त टॉप 3 सेल्स चैनल कौन से हैं और क्यों? एक बार इसको सोचो पॉज करके। दूसरा प्रश्न है, आपके प्रत्येक सेल्स चैनल में ग्राहकों को प्राप्त करने की कम से कम लागत कितनी होगी और उसका एस्टिमेट करें। दोबारा प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आपके प्रत्येक सेल्स चैनल में ग्राहकों को प्राप्त करने की कम से कम लागत कितनी होगी, अपने एस्टिमेट में एडवर्टीजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन जैसे डायरेक्ट कॉस्ट और समय और प्रयास जैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी शामिल करें। कौन से बिक्री चैनल अधिक उपजाऊ हैं, यानी इफेक्टिव हैं, यानी कम लागत में ज़्यादा ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, इनमें से प्रत्येक इफेक्टिव सेल्स चैनल को विकसित करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। ये प्रश्न आपके बिजनेस के लिए सबसे उपयुक्त सेल्स चैनलों को समझने और उन्हें विकसित करने में आपकी सहायता करेंगे। बिक्री के बाद की सर्विस और ग्राहक रिटेंशन। बिक्री के बाद की सर्विस के बारे में आपके ग्राहकों की क्या अपेक्षाएं हैं। पांचवा प्रश्न है, क्या आपके एक ही ग्राहक से अधिक बिक्री की संभावना है? यदि हाँ, तो एस्टिमेट करें कि आपका ग्राहक कितनी बार वापस लौट सकता है और उसकी आजीवन वैल्यू क्या है। छठा प्रश्न है, ग्राहकों को रिटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार की ग्राहक लॉयल्टी स्कीम इसमें आपकी मदद कर सकती है। सातवां प्रश्न है, ग्राहक रिटेंशन की लागत का अनुमान लगाएं। आपके विभिन्न टारगेट ग्रुपों के लिए सोचें कि क्या ग्राहक आजीवन वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ग्राहक रिटेंशन पर खर्च करना उतना उचित है। ये प्रश्न आपके ग्राहक की आजीवन वैल्यू यानी ग्राहकों को रिटेन करने की लागत को समझने में मदद करेंगे, ताकि आप अपनी बिक्री के बाद की सर्विस और ग्राहक रिटेंशन का प्लान बना सकें।
इसका रूब्रिक क्राइटेरिया है कि पॉजिटिव फीडबैक वाले शुरुआती ग्राहकों की पर्याप्त संख्या, एक या अधिक बल्क ऑर्डर चैनल विकसित करने की संभावना, रिपीट ऑर्डर के लिए ग्राहकों को रिटेन करने की संभावना, ग्राहक आजीवन वैल्यू, ग्राहक के आजीवन मूल्य की तुलना में ग्राहकों को प्राप्त करने की लागत कम होना। इसके आधार पर मार्क्स लगेंगे। इसके बाद है प्रॉफिटेबल संचालन यानी ऑपरेशन इसका। तो यूनिट कैलकुलेशन, कार्यकारी कुशलता, सतत ग्राहक संतुष्टि और निगरानी और कार्यप्रणाली सुधार। तो इस वर्कशीट में हम आपके बिजनेस की विभिन्न प्रकार की लागतों और रेवेन्यू का पता लगाएंगे और फिर यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट मेकिंग को कैसे मापें और ट्रैक करें। मान लो कि आपका बिजनेस अच्छी प्रगति कर रहा है, आपके ग्राहक बढ़ रहे हैं, जिससे आपकी बिक्री भी बढ़ रही है और आप आवश्यक प्रोडक्ट या सेवाओं की डिलीवरी को बढ़ाने में सक्षम हैं। हालांकि ये निश्चित रूप से अच्छी खबर है, परंतु एक सक्षम बिजनेस के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एक एवरेज ग्राहक के स्तर पर आपका स्टार्टअप या तो पहले से ही मुनाफा कमा रहा है या जल्दी लाभदायक हो जाएगा। बिजनेस को चालू रखने के लिए आपके पास अपनी सभी भुगतान समय पर करने के लिए पर्याप्त रकम उपलब्ध होनी चाहिए। अपने विक्रेताओं यानी सेलर, सप्लायर, कर्मचारियों, माल वितरण आदि का पेमेंट हो सकते हैं। भले ही आप मोटे मोटे तौर पर लाभदायक हों, लेकिन यदि आपके पास समय समय पर पेमेंट करने के लिए एक निश्चित समय पर पर्याप्त रकम नहीं है तो आपका बिजनेस ठप हो सकता है। इसे कैश फ्लो की समस्या के नाम से जाना जाता है। नए व्यवसाय या स्टार्टअप के लिए सबसे आम चुनौतियां हैं कैश फ्लो या प्रोडक्ट सर्विस की गुणवत्ता या ग्राहकों की संतुष्टि। यह वर्कशीट आपको इन संभावित चुनौतियों के बारे में सोचने और उससे निपटने में मदद करती है। मार्गदर्शन जो प्रश्न है इसका, प्रोडक्शन और वितरण से जुड़ी अनुमानित लागत। तो चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हो या सर्विस का प्रदान कर रहे हो, पहले प्रोडक्शन या वितरण का एक यूनिट चुनना महत्वपूर्ण है जिसका उपयोग लागत और रेवेन्यू की गणना के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक यूनिट का मतलब हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के 100 पीस बनाना या 50 रिक्वेस्ट को पूरा करना, सर्विस रिक्वेस्ट को, या 10 किलो कच्चे माल से प्रोडक्ट बनाना आदि। नोट: यदि आप विभिन्न प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं तो आपको एक एवरेज प्रोडक्ट या सर्विस लेना होगा जो बाकी का प्रतिनिधित्व करता है यानी रिप्रेजेंट करता है। उदाहरण के लिए यदि आप कई प्रकार के लैंप्स बनाते हैं तो उनमें से सबसे अधिक बिकने वाला लैंप प्रतिनिधि के तौर पर ले सकते हैं। आपके बिजनेस के लिए लागत एस्टिमेट करने के लिए प्रोडक्शन या वितरण की कौन सी यूनिट उपयुक्त है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके बिजनेस के लिए लागत एस्टिमेट करने के लिए प्रोडक्शन या वितरण की कौन सी यूनिट उपयुक्त है? आप अगले 6 महीने के लिए प्रति माह अपने कितने एवरेज यूनिट का प्रोडक्शन और वितरण करने की उम्मीद करेंगे? वास्तविक संख्या हर महीने भिन्न हो सकती है। फॉर एग्जांपल n यूनिट्स ले सकते हो आप। 6 महीने की अवधि के लिए प्रति माह एवरेज फिक्स कॉस्ट का अनुमान लगाएं। इसे फिक्स कहा जाता है क्योंकि ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वास्तव में हर महीने कितने यूनिट का प्रोडक्शन होता है। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जैसे कमरे का मासिक किराया वो तो देना ही देना है, लेबर का निश्चित वेतन, सैलरी यदि कोई है, मोबाइल, इंटरनेट, वेबसाइट की कॉस्ट या बिल, तो ये तो देना ही है। तो 6 महीने का आपका कितना है फिक्स्ड कॉस्ट? टोटल मंथली फिक्स्ड कॉस्ट क्या बैठ रही है आपकी 6 महीने का, वो 6 से डिवाइड करके प्रति माह n एवरेज यूनिट बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट का एस्टिमेट करें। यानी अगर वेरिएबल जो भी बना रहे हो उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, कच्चे माल, लेबर, टाइम की कॉस्ट भी लगा लो, पैकेजिंग की लगा लो, ट्रांसपोर्टेशन की लगा लो, बिक्री पर कमीशन लगा लो, इन सबको टोटल करके फिर मंथली आप निकालो। इसको सुनिश्चित करें कि सभी प्रोडक्शन और वितरण की लागतों को उपरोक्त में से किसी एक में शामिल किया गया है। सुनिश्चित करें कि प्रोडक्शन यानी डिस्ट्रीब्यूशन की लागतों को उपरोक्त में से किसी एक में शामिल किया गया है। नोट: मशीनरी या उपकरण या लैपटॉप जैसे वन टाइम कॉस्ट या एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट को खर्च इसमें शामिल ना करें। फिर चौथा पॉइंट है प्रति माह n यूनिट के लिए कुल लागत। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को पर मंथ के हिसाब से ऐड कर दो। फिर पर मंथ की जो जितने भी आप यूनिट बना रहे हो उसकी कुल लागत को n से विभाजित करें और आपको एवरेज यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी। यानी जो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है और कितने यूनिट आप बना रहे हो। जैसे आप अगर कुछ दिए बना रहे हो तो 50 दिए पे कितनी लागत आ रही है, उसे 50 से डिवाइड कर दो तो पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, एवरेज यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। उपरोक्त प्रश्न आपको विभिन्न लागतों को समझने और अपने बिजनेस से जुड़ी यूनिट लागत को गणना करने में मदद करता है। इसके बाद आता है कस्टमर सर्विस और लॉयल्टी, यदि लागू होता है तो। क्या ग्राहक को दिए गए कस्टमर सर्विस और वारंटी के वादों के बारे में स्पष्ट है? क्या आप उन वादों को पूर्ण तरीके से पूरा कर पाएंगे? अगले 6 महीने की अवधि के लिए कस्टमर सर्विस और वारंटी से जुड़ी लागत का अनुमान लगाएं। यानी जो आप कस्टमर सर्विस दे रहे हो और वारंटी दे रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है, और मासिक कस्टमर सर्विस लागत प्राप्त करने के लिए इसे 6 से विभाजित कर दें, यानी 6 से डिवाइड कर दो। क्या आपने अपने ग्राहकों के अपने साथ जुड़े रखने के लिए लॉयल्टी स्कीम के बारे में सोचा है? इस तरह के प्रोत्साहन से
जुड़ी 6 महीने की अनुमानित लागत को 6 से विभाजित करने पर आपको मासिक कस्टमर लॉयल्टी लागत मिलेगी। मतलब क्या है कि आपको अगर अपने कस्टमर को अपने से जुड़े रखने के लिए मान लो उसे कुछ प्रलोभन देना, रिवॉर्ड देना, इनाम देना, बच्चे हैं तो चॉकलेट्स देना, मतलब इस तरीके का एक तरह से बता रहा कि क्या उसकी कॉस्ट पड़ेगी, कस्टमर लॉयल्टी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। अगला है कि नए ग्राहक बनाने की प्राप्त करने की लागत की तुलना कस्टमर सर्विस और कस्टमर लॉयल्टी लागत से करें। यदि ग्राहक आजीवन वैल्यू ज़्यादा हो सकती है तो ही कस्टमर सर्विस और लॉयल्टी पर खर्च करने की आवश्यकता है। अगर हमें जो उससे पूरी लाइफ टाइम रेवेन्यू मिलने वाला है कस्टमर से, अगर वो कम है और हमारी लॉयल्टी कॉस्ट और कस्टमर सर्विस कॉस्ट वो दोनों ज़्यादा हैं, तो हमें क्या बेनिफिट होगा? कुछ भी नहीं। अगला है अन्य खर्च यदि लागू हों। अगले 6 महीने की अवधि के लिए विभिन्न मार्केटिंग गतिविधियों जैसे विजिटिंग कार्ड, पैम्फलेट, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया अभियान आदि की सूची बनाएं और उनकी लागत का अनुमान लगाएं। मतलब ये सब एडवर्टीजमेंट वगैरह की इनकी कॉस्ट लगाएं। अगले 6 महीने की अवधि के लिए विभिन्न सेल्स गतिविधियों की सूची बनाएं, उनकी लागत का अनुमान लगाएं। उदाहरण के लिए ग्राहकों या वितरकों या भागीदारों को मिलने जाने का खर्च, मतलब आप ग्राहकों से मिलने जा रहे हो तो उसका खर्च, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने जा रहे हो या पार्टिसिपेटर जो भी आपके हैं उनसे मिलने का भी खर्च। अपने ग्राहकों की सहायता के लिए खर्च का अनुमान लगाएं। उदाहरण के लिए साइट पर रिपेयर करने जाना या ग्राहक शिकायतों को सुलझाने के लिए जाना। ग्राहक वफादारी की स्कीम यदि कोई हो तो उससे जुड़ी लागतें भी शामिल करें। 7वां प्रश्न है, अपने बिजनेस के 6 महीने के लिए अन्य खर्च गिनने के लिए उपरोक्त सभी लागतों को जोड़ें। यानी अपने बिजनेस के 6 महीने की जो टोटल कॉस्ट आएगी उसको जानने के लिए सभी लागतों को, ऊपर की दी हुई सभी लागतों को जोड़ो। प्रति माह अन्य खर्चों की गणना कुल अन्य खर्चों को 6 से विभाजित कर दें। मतलब पर मंथ निकालना है तो 6 से डिवाइड कर दो। ये प्रश्न आपको विभिन्न लागतों को समझने और अपने बिजनेस से जुड़ी यूनिट कॉस्ट की गणना करने में मदद करता है। अब आती है बात आय और मुनाफे का आकलन करने की। तो आदर्श रूप से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत प्राप्त करना चाहेंगे जो आपका ग्राहक पेमेंट करने को तैयार है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक सामान्य प्रैक्टिस ये है कि MRP जो होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस को ज़्यादा रखा जाए और ज़्यादा बिक्री के लिए छूट की ऑफर देना। अगले 6 महीने की अवधि में प्रति यूनिट आप वास्तविक रूप से जो एवरेज कीमत की उम्मीद करते हो वह हुई एवरेज सेल प्राइस। दूसरा पॉइंट है कि एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। तो एवरेज सेल प्राइस में से माइनस कर दो एवरेज यूनिट कॉस्ट जो ऊपर निकाली थी। फिर अगर मंथली ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट इंटू n, ये जो प्रॉफिट आ रहा है ना पर यूनिट, उसे मल्टीप्लाई कर दो कितने अगर आप मंथली बेचते हो यूनिट। और मंथली नेट प्रॉफिट निकालना है तो मंथली ग्रॉस प्रॉफिट माइनस मंथली कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट माइनस मंथली कस्टमर लॉयल्टी कॉस्ट माइनस मंथली अदर एक्सपेंसेस, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा मंथली। मुनाफा बढ़ाने के लिए क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट है कि आप अपनी लागत और खर्चों को कम करने के लिए कुछ तरीके सोच सकते हैं। जैसे यदि आप स्टोरेज की स्थापना की व्यवस्था कर सकते हैं या और ज़्यादा ऑर्डर के बारे में निश्चित हैं तो कच्चे माल की थोक खरीद लागत कम हो सकती है। मतलब ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। समय और पैसा बचाने के लिए आप अपना प्रोडक्शन का कोई भाग आउटसोर्स भी कर सकते हैं, बाहर से करवा सकते हैं कोई काम। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप एवरेज सेल प्राइस बढ़ा सकते हैं या ग्राहकों से और सेवाओं के लिए दाम ले सकते हैं। जैसे एक तरीका यह है कि अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ सुविधाएं या एक्सेसरी को जोड़ा जाए जिसके लिए ग्राहक अधिक पेमेंट करने को तैयार हो। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि बीच में से दलाल को हटाकर, मतलब जो एक तरह से मीडिएटर है उसको हटाकर माल कंपनी को सीधे बेचा जाए, है ना, जो बीच कमीशन एजेंट है या जिससे भी आप सेल मतलब डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ सकते हो। तीसरा, MRP को ऊंचा रखकर या विशिष्ट ग्राहक समूह को छूट प्रदान करना हमेशा बेहतर होता है। या तीसरा, MRP को ऊंचा रखकर विशिष्ट ग्राहक, हाँ मतलब MRP ज़्यादा रख दो और फिर छूट दे दो, डिस्काउंट दे दो, तो ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इन समस्याओं से बचें। पहला है, ये अधिकांश स्टार्टअप कुछ समस्याओं का साथ झुलसते हैं जिन्हें कुछ प्लानिंग से टाला जा सकता है। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आमतौर पर थोक में कच्चा माल खरीदने की लागत कम होती है। हालांकि अगर आने वाले ऑर्डर निश्चित नहीं हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल या प्रोडक्ट स्टॉक आपके पैसे और स्टोरेज जगह को ज़्यादा समय तक बांध के रखती है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए कच्चे माल और प्रोडक्ट स्टॉक के प्रबंधन के लिए एक ऐसी प्रक्रिया सोच लें जो अधिकांश ग्राहकों के ऑर्डर्स ट्रैक कर सही समय पर डिलीवरी पूरा कर सके। मतलब इसमें क्या है, कच्चे माल और प्रोडक्ट सेवा के प्रबंधन के लिए एक ऐसी प्रक्रिया सोच लें जिससे अधिकांश ग्राहकों के ऑर्डर्स ट्रैक कर सही समय पर डिलीवरी पूरा कर सकें। मतलब आपको ट्रैकिंग रखनी पड़ेगी, कितना ज़रूरत है पहले से अंदाज़ा लगाना। कैश फ्लो प्रॉब्लम है। यदि प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल खरीदने और वास्तव में उन प्रोडक्ट की बिक्री से रेवेन्यू मिलने के बीच का समय अंतराल बहुत लंबा है
तो ऐसा समय आ सकता है जब आपके पास अपने विक्रेताओं को कच्चे माल के अगले बैच के लिए या अपने कर्मचारियों को पेमेंट करने के लिए या अपना किराया देने के लिए आपके खाते में पैसा नहीं है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए फोरकास्ट मॉडल का पता लगाएं जो स्प्रेडशीट पर आधारित हो और जिसे दैनिक आधार पर अपडेट किया जा सके। मतलब आपको ये पता होना चाहिए आपके पास कब पैसा आएगा और आपको कब पेमेंट करनी है। तीसरा, ग्राहकों की ज़रूरत से ज़्यादा वादे करना। ग्राहकों को संतुष्ट करने में स्टार्टअप टीम की ओर से बहुत समय और प्रयास लग सकता है, खासकर जब ग्राहकों की अपेक्षाओं को सक्रिय रूप से मैनेज नहीं किया जाता। शुरुआत से ही ग्राहकों की अपेक्षाओं को निर्धारित करने के लिए स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट बनाएं और ग्राहकों के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें कि वे केवल वही वादे करें जिन्हें पूरा कर सकते हैं और फिर जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने में पूरी कोशिश करें। चौथा पॉइंट है संचालन की निगरानी और सुधार करने में सक्षम नहीं होना। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें योजनाओं के अनुसार ही हों। समयबद्ध तरीके से संचालन को सटीक रूप से ट्रैक करना और आवश्यकता अनुसार कार्यप्रणाली को सही करना आवश्यक है। एक नियमित निगरानी और कार्यप्रणाली सुधार अनुशासन विकसित करें, यानी बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए, कार्यप्रणाली अच्छी होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए। इसका रूब्रिक क्राइटेरिया यह है कि यूनिट कैलकुलेशन स्वीकार्य प्रॉफिटेबली दर्शाता है या नहीं, इन्वेंट्री और कैश फ्लो मैनेजमेंट में कार्यकारी कुशलता है या नहीं, सतत कस्टमर सर्विस और संतुष्टि मैनेजमेंट। चौथा पॉइंट है नियमित निगरानी और कार्यप्रणाली सुधार अनुशासन। ये चारों पॉइंट्स हैं इसके। अब इसके बाद आता है पांचवा, इसे पढ़ते हैं। इसमें है विकास योजना, यानी बिक्री, प्रोडक्शन, वितरण, यानी सेल, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन का विस्तार, प्रोडक्ट सर्विस को और बेहतरीन बनाना, आवश्यक इन्वेस्टमेंट का आकलन करना। इस वर्कशीट में आप अपने बिजनेस के लिए एक मजबूत विकास योजना बनाने के बारे में सोचेंगे। मान लें कि आपका बिजनेस वर्तमान में मुनाफेदार है। इसका मतलब है कि आप अपनी सभी लागतों को कवर करने के लिए पर्याप्त रेवेन्यू ला रहे हैं और फिर भी मुनाफा कमा रहे हैं। आप और टीम कुछ आय अपने लिए रख सकते हैं और कुछ मुनाफे को वापस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक नए स्थान पर ले आ सकते हैं या उसकी पेशकश में एक नया प्रोडक्ट या सर्विस जोड़ सकते हैं। किंतु यदि आप अपने बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ मुनाफे का निवेश करने से बात नहीं बनेगी। आप एंजल निवेशकों से या एक तरह से जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं उनको निवेश ले सकते हैं, उनका जैसे जो इक्विटी बेच के अपना विशेषज्ञ सलाहकारों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, यानी गाइडेंस। और वो इसके लिए आपको एक विकास योजना की आवश्यकता होगी जो ये बताए कि आप अपने प्रोडक्शन, बिक्री, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस संचालन को कैसे बढ़ाएंगे। इन्वेस्टमेंट के अलावा आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको सलाह या विशेष कौशल या बिजनेस कॉन्टैक्ट्स जैसी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। आप अपनी विकास योजना और योजना को क्रियान्वित करने के लिए, यानी ऑपरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए उसके बारे में स्पष्टता होने पर आपको बाहरी सहायता प्राप्त करने में काफ़ी मदद मिलेगी। मार्गदर्शन प्रश्न क्या है? बिक्री का विस्तार। सबसे व्यापक प्रश्न या सबसे बड़ा प्रश्न कि आप अपने ग्राहकों की संख्या को 10 गुना कैसे बढ़ाएंगे। आप अपने प्रोडक्ट या सेवाओं को खरीदने के लिए 10 गुना ग्राहकों को कैसे आकर्षित करेंगे और मनाएंगे। आगे बढ़ने के रास्ते में कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। पहला, क्या आपकी भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार करने का कोई विकल्प है, यानी आपका जो जोग्राफिकल प्रेजेंस है, जो मान लो आप किसी लोकल एरिया में बेचते हो तो उसको एरिया कैसे बढ़ाया जाए, तो कौन सा है वो विस्तार करने का विकल्प। बल्क ऑर्डर बढ़ाने या बिक्री ऑटोमेशन जोड़ने के लिए कौन से नए बिक्री चैनल्स जोड़े जा सकते हैं। किस तरीके से मतलब आपकी बल्क बिक्री हो सकती है, किन चैनलों के माध्यम से, मतलब किस तरीके से, ऑनलाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, क्या तरीका है। किन नए टारगेट ग्रुपों को जोड़ा जा सकता है। मान लो आप ही आपका सामान बच्चे खरीदते हैं या एक सोसाइटी का एक क्लास या वर्ग खरीदता है तो दूसरी सोसाइटी या टारगेट ग्रुप को कैसे ऐड करोगे। चौथा पॉइंट है ऊपर दिए गए उत्तरों के आधार पर आप अपने बिजनेस में क्या बदलाव लाएंगे और कितनी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होगी। विस्तृत ब्रेकअप दें, मतलब आपको इसका भी डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, मतलब एक एस्टिमेट कि आपको कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी अगर आपको अपना ये सब कुछ करना है, एक्सपेंशन करना है, बिजनेस का एक्सपेंड करना है। ये प्रश्न आपको ये सोचने में मदद करेंगे कि आप अपनी विकास योजना के लिए अपनी बिक्री कैसे बढ़ाएं। नोट, यदि 10 गुना स्केलअप बहुत अधिक है तो 5 गुना स्केलअप के बारे में सोचें। प्रोडक्शन या सर्विस वितरण का विस्तार। आप 10 गुना अधिक ऑर्डर को पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्शन या सर्विस वितरण को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को, प्रोडक्शन को। इसको सार्थक करने के लिए ऑपरेशंस में क्या विस्तार करना होगा। उदाहरण के लिए एक बड़ी प्रोडक्शन सुविधा, कच्चे माल का बड़ा रोलिंग स्टॉक, ज़्यादा लेबर, कैसे बढ़ा सकते हैं ऑपरेशंस को, है ना। सूची को देखें, यानी टेबल को देखें और उन वस्तुओं को काट दें जो आवश्यक नहीं है या उन्हें कम खर्चीले विकल्पों से, यानी जो आपके पास ऑप्शंस हैं, से बदल दें। इस विस्तार को सार्थक करने के लिए कम से कम आवश्यक निवेश क्या है, जो भी आप एक्सपेंशन करना है, अगर उसकी मिनिमम कॉस्ट क्या है।
ये प्रश्न आपकी विकास योजना के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचने में मदद करेंगे। अब इसके प्रोडक्ट्स और सर्विस को बेहतरीन बनाना। ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में क्या सुधार और अपग्रेड करना चाहेंगे। क्या आप उन्हीं प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ बने रहना चाहते हैं या नया प्रोडक्ट्स जोड़ना चाहते हैं, यदि हाँ तो कौन सा। या क्या आपके विस्तार को सक्षम करने के लिए किसी सर्टिफिकेट या लाइसेंस की आवश्यकता है। उपरोक्त में से एक या अधिक करने के लिए आपको कितने निवेश की आवश्यकता है, विस्तृत ब्रेकअप दें। ये प्रश्न आपको ये सोचने में मदद करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को और बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है और इसके लिए कितने निवेश की आवश्यकता है। इसका रूब्रिक क्राइटेरिया है कि ग्राहकों को कैसे बढ़ाना है, उसकी योजना बनाना। प्रोडक्शन इस सर्विस डिलीवरी को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी योजना। प्रोडक्ट या सर्विस को अपग्रेड करना, उसकी योजना। उपरोक्त योजनाओं के लिए कितना निवेश और क्या सहायता की आवश्यकता है, उसके बारे में स्पष्ट समझ। छठा इसका पॉइंट है हमारा टीम। तो टीम में रोल्स, कौशल, स्किल, प्रशिक्षण टीम यानी ट्रेनिंग टीम, कमिटमेंट, टीम में आपसी तालमेल, एकजुटता, ग्राहक केंद्रित सोच और व्यवहार, एडेप्टिव, गोल ओरिएंटेड एग्जीक्यूशन। टीम वर्क वह रहस्य है जिससे आम इंसान असामान्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जब आपने अपनी बिजनेस ब्लास्टर्स टीम बनाई थी तो हो सकता है कि आप इस बारे में अस्पष्ट हों कि आपका बिजनेस क्या होगा, क्या काम करेंगे, इसलिए आपको किन भूमिकाओं की आवश्यकता होगी। अब कुछ समय तक बिजनेस चलने पर आपको अपने बिजनेस में आवश्यक विभिन्न भूमिकाओं के बारे में समझ शायद बड़ी होगी। टीम का प्रत्येक सदस्य वर्तमान में एक या अधिक भूमिकाएं निभा रहा होगा और शायद कुछ भूमिकाओं पर उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना आवश्यक है। जैसे जैसे बिक्री की मात्रा बढ़ती जा रही है, आप महसूस करेंगे कि आपको अधिक सहायता की आवश्यकता है या शायद विशिष्ट कौशल की कमी है। आप अपनी भूमिकाओं को निभाते हुए प्रशिक्षण, अपस्किलिंग की आवश्यकता महसूस कर रहे होंगे। आपको उन भूमिकाओं को पहचान करनी है जो अभी तक कोई भी निभा नहीं रहा है। इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक योजना बनाएं। एक और विषय अत्यंत महत्व का है, टीम में आपसी तालमेल। क्या भूमिका और जिम्मेदारी से यह स्पष्ट है कि कौन क्या निर्णय लेता है। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर स्पष्टता किसी भी पारस्परिक मुद्दों या संघर्षों को दूर करने में मदद कर सकती है। समय समय पर इन भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को फिर से रिव्यू करना भी ज़रूरी है ताकि आपके बिजनेस की बदलती ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। किसी बिजनेस को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए आपसी तालमेल का अलावा टीम को एक अच्छी तरह से मेंटेन करने किए हुए इंजन की तरह काम करना होता है जो परिणामों और लक्ष्य पर केंद्रित होता है। लचीले यानी फ्लेक्सिबल ढंग से बदलती वास्तविकताओं का संज्ञान लेकर एडजस्ट कर लेता है। एक के बाद एक अन्य लक्ष्यों के साथ टीम अपना बेहतरीन प्रदर्शन बार बार दोहराती है तो निवेशकों को टीम से की क्षमता में विश्वास बढ़ता है। किसी भी बिजनेस में ग्राहक सर्वोच्च होता है। टीम के प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्राहकों से जुड़ने और ग्राहक व्यवहार की सभी पहलुओं के बारे में गहराई से सीखने पर खर्च करने की आवश्यकता भी होती है। इसका मार्गदर्शन प्रश्न है, कार्यात्मक भूमिकाएं, कौशल और प्रशिक्षण। आपके बिजनेस को सफल बनाने के लिए किन कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता है। क्या टीम के विशिष्ट सदस्यों को सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपी गई हैं? यदि नहीं तो कौन सी भूमिकाएं सौंपे जाने के लिए पेंडिंग है और आप किस प्रकार की इस कमी को पूरा करने की योजना बना रहे हैं। क्या टीम के प्रत्येक सदस्य के पास अपनी नियत भूमिकाओं के साथ न्याय करने के लिए आवश्यक कौशल है? यदि नहीं तो उन्हें कौशल विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने की क्या योजना है। ये प्रश्न आपके अपनी टीम को कार्यात्मक रूप से पूर्ण करने में मदद करेंगे। टीम कमिटमेंट, आपसी तालमेल, एकजुटता। क्या टीम के विशिष्ट सदस्य बिजनेस को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध, कमिटेड हैं? उनके किन किन कार्यों से दिखता है कि वे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। दूसरा प्रश्न, क्या आपके बिजनेस में निर्णय लेना और एग्जीक्यूशन सुचारू रूप से चल रहा है? यदि नहीं तो क्या अड़चनें हैं, आप इन्हें कैसे सुलझा सकते हैं। क्या मौजूदा टीम में कोई पारस्परिक संघर्ष है? यदि हाँ तो आप ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि पारस्परिक संघर्ष बिजनेस संचालन और निर्णय लेने को प्रभावित ना करे। टीम के भीतर व्यावसायिक संबंधों में व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के लिए भूमिका बदलने से लेकर परिपक्व यानी मैच्योर बातचीत करने में कोई कसर ना छोड़ें। यह प्रश्न टीम के सदस्यों की कमिटमेंट के साथ साथ टीम के सदस्यों के बीच तालमेल और एकजुटता का आकलन करने में मदद करते हैं। ग्राहक केंद्रित सोच और व्यवहार। क्या टीम का प्रत्येक सदस्य समझता है कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट को क्या पसंद करते हैं। आपकी प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन की तुलना में वे कौन सी विशेषताएं पसंद करते हैं। क्या आपके ग्राहक आपसे आसानी से जुड़ पाते हैं। उनके लिए आपसे संपर्क करने की क्या प्रक्रिया है। वे कितनी बार संपर्क में आते हैं।
क्या पहले से ही आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस का उपयोग करने वाले ग्राहकों के साथ विस्तृत बातचीत हो सकती है? जब ग्राहक उत्तर में ठीक है कहता है तो हमें आदत है कि हम वही बातचीत को रोक दें। उसके बदले ये आवश्यक है कि हम गहरी जांच करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि ग्राहक को विशेष रूप से क्या पसंद है और प्रोडक्ट सर्विस या समग्र अनुभव में क्या सुधार आवश्यक है। चौथा पॉइंट है, आपने अपने प्रत्येक ग्राहक से पूछने के लिए मुख्य प्रश्न ये है कि आप दूसरों को हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए रेफर करने के लिए कितने इच्छुक हैं। कस्टमर संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन जांच करने के लिए हम इस प्रश्न को अपने ग्राहक फॉलो प्रक्रिया में ज़रूर रखें। ग्राहक रेफरल आपके बिजनेस को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। पांचवा पॉइंट है, जब कोई ग्राहक किसी समस्या की रिपोर्ट करता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आपके पास ग्राहकों की शिकायतों से निपटने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है? भले ही ग्राहक का व्यवहार अनुचित हो, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा है? ये प्रश्न स्टार्टअप के भीतर ग्राहक केंद्रित सोच और व्यवहार को समझने और सुधारने में आपकी सहायता करते हैं। एडेप्टिव गोल ओरिएंटेड एग्जीक्यूशन। क्या टीम स्पष्ट रूप से अपने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लक्ष्यों को सूची बनाकर उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई योजना बनाती है? क्या वे योजना का पालन करने की कोशिश करते हैं भले ही वे लक्ष्यों को प्राप्त ना कर सकें? क्या टीम अपने शॉर्ट टर्म लक्ष्यों को पूरा करते हुए अर्जेंसी की भावना प्रदर्शित करती है? जब कोई योजना काम नहीं करती तो क्या वे विश्लेषण करती है कि क्या हुआ और तदनुसार योजनाओं के में बदलाव लाए? क्या प्रोडक्शन या वितरण का या कस्टमर सर्विस संचालन में समय के साथ सुधार देखने को मिल रहा है? क्या टीम ना कि सिर्फ एक बार बल्कि बार बार गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट और सर्विस प्रदान करने में सक्षम है? इसका रूब्रिक क्राइटेरिया है कि आवश्यक कार्यात्मक भूमिकाएं भरना और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना। टीम कमिटमेंट, टीम में आपसी तालमेल और एकजुटता, ग्राहक केंद्रित सोच, व्यवहार, ग्राहकों को जुड़ना, ग्राहकों की ज़रूरत के सभी पहलुओं के बारे में गहराई से सीखना, लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तेज़ी से एग्जीक्यूट करना लगातार बार बार। इसके बाद पिचिंग 7th 30 सेकेंड्स लिफ्ट पिच, प्रश्नों के अर्थपूर्ण जवाब, खुद पर और आइडिया पर विश्वास, जरूरी इन्वेस्टमेंट पर स्पष्टता। जब आपके पास एक मुनाफेदार बिजनेस है जिसे बढ़ाने के लिए निवेश की ज़रूरत है तो आपको निवेशकों को समझाने के लिए 4 सामग्री तैयार करनी होगी, यानी कम्युनिकेशन मटेरियल। 30 सेकंड की लिफ्ट पिच आपको अपने दर्शकों को ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने बिजनेस आइडिया को जल्दी से स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। पहले 6 रूब्रिक आयामों यानी डायमेंशन से संबंधित निवेशकों प्रश्नों के लिए आपसे अर्थपूर्ण जवाब की अपेक्षा की जाएगी। अनिवार्य रूप से निवेशकों को आपके बिजनेस की 3 चीज़ों के बारे में आश्वस्त होने की ज़रूरत है। पहला, आपका बिजनेस मुनाफेदार हो, तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, प्रैक्टिकल हो, आपकी विकास योजना ठोस हो, आपकी जो डेवलपमेंट प्लानिंग है और उसे उचित निश्चितता के साथ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आपको क्या निवेश और सहायता की आवश्यकता है और क्यों? इन सबसे ऊपर निवेशक आपका खुद पर और आपके आइडिया पर विश्वास देखना चाहते हैं। आलोचनात्मक यानी क्रिटिकली श्रोताओं के साथ उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर देने का बार बार अभ्यास करने में आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप दृढ़ विश्वास के साथ बोलने में सक्षम होंगे। इसका रूब्रिक क्राइटेरिया है 30 सेकंड की लिफ्ट पिच, जो आपके आइडिया में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ाती है। सभी रूब्रिक आयामों में प्रासंगिक प्रश्नों का अर्थपूर्ण उत्तर, खुद पर और अपने आइडिया पर विश्वास के साथ संवाद, स्पष्ट रूप से व्यक्त करें कि किस निवेश और सहायता की आवश्यकता है और क्यों। रूब्रिक जो है सारे एक नज़र में वो ये सब हैं, आप इन्हें पोज करके एक बार देख सकते हैं।